वेलकम बैक गाइस। तो ये वो गली है जहाँ से मैं चल के सिर्फ 1 मिनट के फासले पे यहाँ पे आया हूँ, और जहाँ पे ये गली ख़त्म हो रही है यहाँ पे अब ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया शुरू हो रहा है। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत एक जगह है। वो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए मैदान बना है। इसके पीछे बच्चों का एक प्राइमरी स्कूल है और ये बहुत ही ग्रीन और ख़ूबसूरत जगह है जो कि मेरे घर के बिल्कुल लिटरली 2 मिनट की वॉक पे है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट है, बहुत ही खूबसूरत। ये भी इसको आप एक मिनी पार्क भी कह सकते हैं। तो चलें मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि और इधर क्या है। और लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आई है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये देखें, इस जगह को एक सुनसान समझ के किसी ने अपने घर का एक सोफ़ा पूरे का पूरा ला के यहाँ पे फेंक दिया है। और ये देखें, मतलब इतनी खूबसूरत यहाँ पे नेचर है, खूबसूरती है, मौसम बहुत खूबसूरत है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और कभी बादल बन जाते हैं, कभी चले जाते हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरत जगहों पे इस तरह लोग अपने कोई कचरा या फालतू सामान फेंक देते हैं। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जगह जगह कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपने घर का फालतू सामान जाके फ्री में फेंक सकते हैं। और वो जो रिसाइकल सेंटर हैं वहाँ से गवर्नमेंट फिर उस सारे सामान को तरीके से रिसाइकल करती है, डिस्पोज़ करती है और उससे छुटकारा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे और चला तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई। ये भी पार्क का हिस्सा है। इसके पीछे देखे कितने घने दरख्त हैं। और लेकिन यहाँ भी किसी ने ये एक टूटा हुआ बेड फेंक दिया है। और वो उसके पीछे बल्कि इस फेंस के ऊपर से उन्होंने अंदर की तरफ भी जो अपने घर का टूटा फूटा सामान है वो फेंक दिया है। उसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि वहाँ टूटे फूटे टैची केस, कचरे के भरे शॉपर, और थोड़ा सा अगर आगे चलूँ तो ये भी यहाँ पे कचरा ही कचरा फेंक दिया गया है। ये तो खैर अभी मैं घर के रास्ते से निकला हूँ तो मैं किसी और पार्क में रहा हूँ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि आज मौसम अच्छा है। तो चलो पार्क में चल के वीडियो बनाते हैं। तो वो वहाँ से मैं उधर से आया चलता चलता ऐसे आके तो यहाँ तक आया हूँ। यहाँ पे एक और आगे छोटी सी सड़क है, उसको चलाऊँगा तकरीबन कोई 1 मिनट की वॉक और है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह उस पार्क की तरफ रवाना हो जाएंगे। आज मौसम वाकई इंतहाई खुशगवार है, बल्कि इससे थोड़ी देर पहले तक धूप नहीं थी, सिर्फ बादल ही बादल थे और इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन अभी भी बेशक ये धूप निकल आई है, सूरज निकल आया है, लेकिन मौसम फिर भी खुशगवार है। और इंसान का दिल करता है कि ऐसे खूबसूरत मौसम में थोड़ा सा बाहर निकला जाए। तो यही सोच के मैंने कहा कि बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुदरत ने हमारे लिए कितनी कितनी खूबसूरत जगह बनाई हैं। और हमें इस तरह के जो पार्क हैं या जो जगह गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई है उसमें जाके थोड़ी बहुत इंसान को वॉक करनी चाहिए, और ताकि छोटी मोटी बीमारियां आपसे दूर रह सकें। तो बस वो अभी आपको सामने एक और सड़क नज़र आ रही है जी, इसको कहते हैं ऑल सेंट्स रोड। और उस ऑल सेंट्स रोड के
दूसरी तरफ एक और सड़क है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, और जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे तो मैं जिस पार्क की तरफ जा रहा हूँ वो आ जाएगा। तो ये दूसरी सड़क है, और अभी मुझे घर से निकले हुए तकरीबन 5 मिनट भी नहीं हुए। और देखें यहाँ पे ये एक जो हमारे शिया कम्युनिटी है उनका एक ये इस्लामिक मिशन है, और झंडा लहरा रहा है सुर्ख। और यहाँ पे एक बात ये अच्छी है कि हर किसी को अपने अपने फ़िरके और मसलक के मुताबिक काम करने की, नमाज अदा करने की, या हर तरह की जो है मजहबी आज़ादी हासिल है। और फ़िरका वारियत कम अज़ कम इस मुल्क में तो मुझे आज तक नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जहाँ पे कोई सिया सुन्नी कोई तज़ाद या कोई फसाद पैदा हुआ हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है मुआशरे में, और जो फ़िरके हैं, ग्रोह हैं, उनमें बर्दाश्त होनी चाहिए, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ठीक है, अगर कोई अपने अपने अकीदे पे कायम है तो ये आप अल्लाह के और उस इंसान के दरमियान का मामला है, उसको छोड़ दें। किसी पे अपना अकीदा या फ़िरका ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपको वो देखें, एक मस्जिद नज़र आ रही है, ये ब्रेडफोर्ड की जामिया मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी एक्सटेंशन का कुछ काम जारी है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन आके तो इस मस्जिद की एक अलहदा से वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये वाकई एक काबिल तारीफ़ मस्जिद है, और लोगों ने यहाँ पे दिल खोल के इस मस्जिद की तमीर में हिस्सा डाला है, और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। तो उसकी बाकी डिटेल हम जाके वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे पता करेंगे। तो अभी मैं पार्क के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ से बस ये वेट है कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं, सड़क क्रॉस करने की जगह तो वो आगे यहाँ पे ये प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन मैं अपनी वही सुस्ती और काहली की वजह से वहाँ तक नहीं जाऊँगा, और जो हमारी आदत है शॉर्टकट मारने की वही मारूँगा। और अभी एक इस बच्चे ने भी बड़े गलत तरीके से सड़क पे अपनी बाइक लेके आया, जबकि गाड़ी उसके बिल्कुल पास थी। और व्यूअर्स, मैं अब उस पार्क के करीब आ चुका हूँ। इस पार्क का नाम है हॉर्टन पार्क, और ये मेरे घर से चूँकि बिल्कुल 5 मिनट के दूरी पे है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ। और लेकिन ये आज पहला मौका है कि मैं आप तमाम दोस्तों के लिए स्पेशली यहाँ पे आया हूँ, ताकि इसकी एक तो सैर भी हो जाएगी, आपसे जो बात करनी है वो भी हो जाएगी। और अगर आपको पहचाने तो ये वो जगह है जहाँ पे एक दिन मैंने यहाँ पे खड़े होके इसके सामने तस्वीर बनाई थी। ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है, पार्क के अंदर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से तो खैर देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये बहुत शानदार एक बिल्डिंग है। तो चले मैं आपको एक थोड़ा सा और पार्क दिखाता हूँ। ये देखें जी, पार्क की एंट्रेंस है, एक इधर से भी रास्ता है, लोग उस साइड से जा रहे हैं। आज वॉक करने के लिए काफ़ी लोग निकले हैं। कल मैं आया था तो कोई इतने लोग नहीं थे, लेकिन आज काफ़ी मैं बच्चे और लोग देख सकता हूँ। तो ये जनाब, ये देखें, ये इस पार्क का नाम है हॉर्टन पार्क, और बड़ा खूबसूरत है, बड़ा घना है, ग्रीनरी ज़बरदस्त किस्म की है। और कुछ लोग, कुछ बच्चे सारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और बड़ी ही प्यारी जगह है। बल्कि मुझे तो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है, आपको शायद ना आ रही हो क्योंकि उसके अलावा भी कुछ शोर है यहाँ पे। और लेकिन चलें, अब ऐसा करते हैं कि ये जो सड़क है इसको हम, ये पार्क के अंदर ही सड़क है, इस पर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं कि ये सड़क क्यों बना दी गई है। और लोग बहरहाल इस पे चलते हैं बड़े आराम से। तो अभी मैं यहाँ से चलूँगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ग्रीनरी के ऊपर चलूँ। ग्रीनरी के ऊपर चलता हूँ तो कुछ देखते हैं।
लेकिन एक चीज़ मुझे देख के हैरानगी हुई है कि ये देखें, जैसे यहाँ पे ये कुछ कचरा पड़ा है, ये आगे एक एनर्जी ड्रिंक का कैन पड़ा है खाली, और वहाँ पे भी कुछ है, ये शायद एक रैपर है किसी क्रिस्प वगैरह का, और ये दरख्त बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि वो सड़क पे उधर एक कैन पड़ा है, और उसके आगे उधर जाके भी एक कैन है खाली, और ये देखें ये शापर कचरे का, ये भी यहाँ पे गिरा हुआ है। और मैं अभी थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे भी इसी तरह ही जगह जगह कचरा पड़ा, हालांकि ये बिन बिल्कुल नज़दीक है। ये देखें आप, कचरा कचरा, मास्क हो सकता है इसमें ऑलरेडी कोरोना हो। और ये इधर से एक छोटी सी, एक इसे आप नदी कह सकते हैं, ये बिल्कुल खुश्क पड़ी है। मेरा ख्याल है जब बर्फ़बारी होती है। और ये देखें, ये भी कचरा, फूड का खाली डिब्बा। और ये बड़ी ही गलत बात है, बहुत ही गलत, कि आप इंसान पार्क में आते हैं घूमने फिरने के लिए, घर से अपने लिए फ़ूड लाते हैं, ये देखें फ़ूड के बैग, फ़ूड का खाली पैक। और यहाँ से फिर थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। अभी तो मेरे ज़हन में जो बात थी मैंने आपसे करनी थी अपनी रेगुलर वीडियो के हवाले से, वो तो अब मेरा ज़हन बिल्कुल ही इस कचरे को देख के थोड़ा सा परेशान हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ, चलो यू ऑलराइट, फाइन थैंक यू। तो ये देखें जी, ये यहाँ से एक नदी आ रही है, और वहाँ से जब कभी हालात अच्छे होते हैं तो इधर से पानी नीचे आके इधर से बहता हुआ वो पूरा रास्ता उधर से आगे से नीचे आके निकलता है। यहाँ बहुत बड़ा शापर कचरे का। असल में मैंने आपको कचरा नहीं दिखाना था, दिखाने तो मैं आपको ये खूबसूरत पार्क आया था, इसलिए आया था कि वहाँ चल के बैठते हैं, देखते हैं इधर क्या है। लेकिन मुझे जैसे ही मैंने ये कचरा देखा तो एकदम से मैं शॉक हुआ कि ये तो एक बड़ा तालीम याफ्ता डेवलप्ड मुल्क है, तो कैसे यहाँ पे लोग इस तरह उन्होंने ये कचरा फेंक दिया है सरेआम पार्क के अंदर, जबकि बिन्स जगह जगह मौजूद हैं। जब वो घर से आते हैं तो यकीनन लेके आते हैं अपने लिए खाने का सामान, वो बैग भी होता है उनके पास। ये देखें कितनी बड़ी खूबसूरत ग्राउंड है, बहुत बड़ी है, इस पर आप दौड़ लगा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो मर्ज़ी करें। लेकिन बहुत मायूसी हुई ये देख के कि लोगों ने कचरा जगह जगह फेंक दिया है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके तो फिर आपको वो ऊपर वाली जगह पर दोबारा जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि आगे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी आज लोग वैसे मुझे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। कल जब मैं आया जुमेरात वाले दिन तो इतने लोग नहीं थे, बल्कि सिर्फ शायद मैं ही था। तो अभी आज काफ़ी दोस्त लोग देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं के जाके वो जो ऊपर सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर जाके देखता हूँ कि उधर क्या है। यहाँ हमारे एक अपने सरदार साहब भी फिर रहे हैं, वो भी आए हैं सैर करने के लिए। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं पार्क की तरफ, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, ये कई एकड़ पे फैला हुआ है। और अगर आप इसका एक पूरा फुल टूर आराम आराम से करना चाहें तो लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो अभी एक इधर से रास्ता है, इधर से मैं आया हूँ, तो ये आगे एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी झील है। वाह,
ये देखें, कल जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से बहुत सारी डक्स थी, लेकिन आज एक, ये दो और कोई एक दो वहाँ पे तैर रही हैं, वो मुझे नज़र आ रही हैं। कल बल्कि यहाँ पे एक इंग्लिश कपल था, वो इन डक्स को फीड कर रहा था और वो डक्स काफ़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी। और लेकिन इसका पानी काफ़ी गंदा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये अब बह नहीं रही झील, ये जो भी है ये बिल्कुल अपनी जगह पे पानी खड़ा हो चुका है, पता नहीं कब से खड़ा है। और ओहो, ये देखें, इसके अंदर भी दो बड़े बड़े टिन, और ये गालबन बियर के टिन है जिन्होंने बियर पी और इधर ही इसको फेंक दिया। और वो देखें, इधर ये डक्स है, दो उधर अंदर छुप के बैठी हुई हैं, एक इधर बाहर तैर रही है, एक उधर है, एक ये है। तो जगह तो अच्छी है, लेकिन अब मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जिस तरह से ये छोटी सी झील बिल्कुल ही एक जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो ये जो डक्स बेचारी इसमें फिर रही हैं, इनके लिए तो शायद यहाँ कोई नीचे जैसे कहते हैं छोटी मछली या कोई भी खाने की चीज़, मेंढक या कोई और कीड़े मकोड़े, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा यहाँ पे। और इसीलिए शायद कल मैंने देखा कि एक इंग्लिश कपल इनको यहाँ पे कोई डबल रोटी के टुकड़े या कुछ डाल रहा था। खैर मैं भी कल घर से कुछ लेके आया था, आज नहीं ला सका, और मैंने भी इनको परिंदों को कुछ फीड किया था। और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि घर में जो फालतू खाना होता है या जो ख़राब होने के करीब होता है, उसको मैं, वो जो पहले आपको मैंने दिखाया एक घर के पास छोटा सा ग्रीन एरिया, वहाँ पे काफ़ी पिजन्स और आपने देखा था वो मिस्री टाइप की मुर्गियाँ वहाँ पे होती हैं, तो मैं नॉर्मली वहाँ पे ही उनको वो फीड कर देता हूँ। तो ये कल मैं लाया, तो कल भी मैंने यहाँ पे और वहाँ पे भी इन सब को फीड किया था। मुझे आगे और भी डक्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये वो भी हैं, और ये तीन बैठ के इधर इकट्ठी अपने पर, और दो इधर हैं को उनको सहला रही हैं। और हाँ, तो इनको फीड करने के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में, जैसा कि पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो अपने घर का ख़राब होने वाला खाना या जो फालतू हो जाता है उसको बाहर फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अब देखें, ये डक इतनी फ्रेंडली है कि ये बिल्कुल पास आई है। वो जैसे मैंने हाथ ऐसे किया तो फिर वो थोड़ा सा आगे मूव हुई है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल अपनी जगह पे आराम से बैठी हुई थी। तो हम बात से हट गए, तो वो देखें जी, बड़ी खूबसूरत एक डक है, उसके जो पर हैं उनके अंदर बहुत खूबसूरत नीले से पर भी मौजूद हैं और उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे हैं। और हाँ जी, तो बात फिर वहीं से शुरू करते हैं कि आप सबके घरों में फालतू खाना कई दफ़ा हो जाता है और या कुछ ख़राब हो जाता है या ख़राब होने के करीब हो जाता है। तो आप ऐसा किया करें कि उस खाने को फेंकने की बजाय, बिन करने की बजाय, किसी ऐसी जगह पे जहां आपको मालूम हो कि यहाँ परिंदे आते हैं या आपने अक्सर देखे हैं परिंदे, तो वो उस जगह पे जाके उन परिंदों को वो आप फीड कर दिया करें। इससे एक तो आपका वो जो खाना है अजाफी, वो उसकी खुद ही नेचुरल, जिसे कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल हो जाएगी, क्योंकि वो परिंदे खा लेंगे। और अगर आप बाहर फेंकते हैं तो बाहर फेंकने से ये होगा कि वो, ये देखें जी, ये एक पुल है, उसके दूसरी तरफ झील के निकल रहा है, क्योंकि वो जो झील थी छोटी सी वो इस साइड पे थी। इधर से मैं आया, वहाँ से मैंने वॉक करनी शुरू की, करता करता ऐसे घूम के इधर से आया, इधर से यहाँ से, और ऐसे जब आया तो ये आगे एक ब्रिज है ऊपर से, जहाँ वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी जो मैंने आपको दिखाई थी, पीछे के ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ये नीचे ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे से अगर हम वॉक करें तो फिर ये झील की दूसरी साइड आ जाती है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अब ये जो अंदर छोटा सा एक आइलैंड बना है, उसके ऊपर भी मुझे कुछ टिन, कुछ बोटल्स प्लास्टिक की वो नज़र आ रही हैं, और जो कि यकीनन थ्रो करके वहाँ पे फेंकी गई हैं। अदरवाइज़ हवा से उड़ के तो वहाँ पे आइलैंड के ऊपर जाके नहीं ये गिर सकती थी।
तो बहुत मायूसी हुई मुझे ये देख के। ये देखें, मास्क, फूड के डब्बे, कचरे के ढेर, कचरे के लिफाफे उसी तरह भरे हुए। और ये भी देखें जनाब, ये एक पूरा शापर और जगह जगह मास्क बिखरे हुए हैं। और ये भी पता नहीं यूज्ड हैं या अनयूज्ड हैं या जैसे भी हैं, ये बहुत कंटेमिनेटेड हैं। और यहाँ से ही अगर परिंदे इनमें से कोई चीज़ खाते हैं, इन मास्क में से या इस फूड के बचे कुचे में से, और वो जो चीज़ खाएंगे, अगर वो ऑलरेडी वो वायरस से ज़्यादा है, तो वो परिंदों के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से हम इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है। तो झील के आगे चलते 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 ये एक ग्लास बॉटल है, पूरे ग्लास बॉटल को भी अंदर फेंक दिया गया है। शापर पड़े पड़े कब से यहाँ पड़े हैं, और उसके साथ ये कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा पीस नज़र आ रहा है, जिसकी शक्ल बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी है। अगर आप देखें तो मैं आपको ये पास करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये कोरोना वायरस तो नहीं, ये किसी ट्रीज़ का गिरा हुआ है, और ये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं। हो सकता है कि जो ये गिरा है, ये दरख्त से ये गिरा है। आपको पता है कि बहुत सी जड़ी बूटियों से बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर इंसान इन पर रिसर्च करे तो शायद कुछ वायरसेस या इस तरह के जो बीमारियां हैं उनका इलाज निकल आए या देखा जा सके। तो ये वाकई बिल्कुल उसकी वायरस की शक्ल की एक चीज़ थी। और यहाँ आके मेरी मायूसी, ओह माय गॉड, आई एम इन शॉक। ये हर तरफ सर देखें, ये बॉटल, ये गत्ता के वो जो होता है फूड का बैग, आगे फिर प्लास्टिक की 1.5 लीटर वाली बोतल, शापर, फिर टिन, आगे फिर बॉटल, इधर बॉटल, आगे वो देखें ये फूड के कितने ज़्यादा डब्बे। और इस झील को कुछ तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद तेज़ हवा में उड़ के आए होंगे, लेकिन यकीनन इनको इसके अंदर फेंका भी गया है। और ये देखें, इससे पहले जो मैंने भी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है, वो इसी बारे में थी कि ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदार और इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो इस तरह कचरा पानी में फेंक के या ओपन जगह पे फेंक के इस जो माहौल है उसमें कितनी ज़्यादा आलूदगी पैदा कर रहे हैं। और यही आलूदगी जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और अभी एक और ख़ातून आई है, उन्होंने डबल रोटी के कुछ टुकड़े पानी में फेंके हैं, और देखें डक्स भागी हुई आई हैं और वो अब इनको फीड कर रही हैं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत डक्स है। वो अभी सोच रही हैं कि इन जो ब्रेड के पीस हैं इनके पास जाया जाए ना जाया जाए। और एक्सक्यूज मी, कैन यू थ्रो वन फॉर पिजन्स प्लीज़? या तो ये देखें जी, ये डक्स आ गई, ये अब इधर आ रही हैं। और उन ख़ातून से मैंने रिक्वेस्ट की कि वहाँ मुझे 1-2 कबूतर नज़र आया, तो मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा उस कबूतर के लिए भी डाल दें। तो वो उन्होंने उसके छोटे छोटे पीस करके तो वो वहाँ पे उसको गिराना शुरू कर दिया। और होपफुली जैसे ही वो वहाँ से मूव करेंगी तो ये खाना शुरू कर देंगे। और जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरा एक पिजन भी उड़ के आ गया, अपने वो साथी के साथ ब्रेड की दावत में शामिल हो चुका है। और एक डक बिल्कुल पास पहुंच गई है, कबूतर 2 से 3 हो गए। तो ये देखें, इस तरह कुछ जहाँ पे ये गैर ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये कचरा फेंका है, वहीं पे कुछ मुआशरे में ये ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, शहरी मौजूद हैं, जिन्होंने इन बेज़ुबान जानवरों का ख्याल रखा और इनके लिए यहाँ पे फूड फेंका है, जिसके लिए वो फूड खा रहे हैं। और मैं देखता हूँ आपको कि ये देखें जी, ये पाकिस्तान में वो है जिनको हम जंगली कबूतर कहते हैं, वो साथ साथ ये ब्रेड के दाने चुग रहे हैं, झूम रहे हैं। जो बड़े पीस हैं उनको वो उठा के एक दफ़ा चोंच में पकड़ के ऊपर फेंकते हैं, फिर उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो वो दोबारा उनको वो खाने लग जाते हैं। और आप एक और चीज़ देखें नाज़रीन, ये यहाँ के कबूतर और डक्स
ये इतनी फ्रेंडली हैं कि ये मुझको देख के भागे नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें इन इंसानों से कोई ख़तरा नहीं। जो यहाँ के शहरी हैं वो आम तौर पे इनका शिकार नहीं करते, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान में और दूसरे कई जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें लोगों में इतना शौर नहीं है, वो जंगली हयात का शिकार कर कर के वो उनको ख़त्म कर रहे हैं। जबकि यही जो परिंदे हैं और दूसरे जानवर हैं वो जो मुहलिक कोई कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा के, जैसे फसलों में सुंडियाँ होती हैं उनको खा के, तो कुदरती तरीके से इस ज़मीन पे जो ऐसी इंसान के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनका वो ख़ात्मा करते रहते हैं, और हम इनको शिकार कर कर के ख़त्म कर रहे हैं। और वो डक्स जनाब पानी में अभी तक गोते शोते लगा रही हैं। और यहाँ पे एक और मेहमान भी मैंने देखा, लेकिन वो अभी उधर चला गया है सुराख के अंदर। वो यकीनन एक चूहा था। यहाँ गुलहरियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। और जी, तो चलें थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये पार्क बहुत ही बड़ा है। अभी जितना टाइम देखे मुझे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, और मैं इसका ये हाफ है जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका आपके लिए। ये झील का और उसके अंदर फेंके गए कचरे का मैंने आपको दिखाया। और अगर आप देखें तो ये सड़क वही जो नीचे से पहले वो वहाँ से आ रही थी, घूमती घामती इधर से आई, यहाँ से घूम के हम उधर से आए, फिर ऐसे आके इस मेन सड़क पे आए, और यही मेन सड़क इधर से वो ऊपर भी जा रही है। और ऊपर जाके भी आगे बहुत बड़ी हिस्सा है, पार्क है। बल्कि मैं दूर से देखता हूँ कि वहाँ पे नेट बॉल जिसे वॉलीबॉल कहते हैं, और जो दूसरा एक बास्केटबॉल है उसकी भी वहाँ पे मौजूद है, एक प्लेग्राउंड सी। और ये एक और जगह है, ये भी लोगों ने मौका गनीमत जान के यहाँ भी एक जगह पे कचरा फेंका, ना सिर्फ फेंका बल्कि उसको जलाया भी। तो वो मैं असल में अब आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि घर से निकला था मैं बड़े खुशगवार मूड में कि मैं चलता हूँ आप दोस्तों के साथ एक ख़बर शेयर करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा कचरा बड़ा बड़ा, जिस तरह मैंने आपको सोफ़ा दिखाया, वो नज़र आया। और उसके बाद और बेड टूटे फूटे, कचरे के ढेर, लिफाफे जब नज़र आए तो मेरी तवज्जो पूरी की पूरी उससे हट गई, और मैं बिल्कुल एक शॉक जैसी पोजीशन में आ गया। और इस वक्त वो चूँकि मेरे दिमाग में जो भी मैंने आपसे सोचा था, अब ये देखें नाज़रीन कितना बड़ा ये कचरे का बैग है। अगर किसी ने इतनी मेहनत करके अपने घर से लेके इसको यहाँ तक आया है, जबकि हर घर के बाहर वहाँ पे काउंसिल ने बिन्स प्रोवाइड की हुई हैं, और वो डिफरेंट किस्म की बिन्स हैं जिनमें आप जो घर का रोज़मर्रा का कचरा होता है, जैसे फूड है और ऐसी आइटम्स हैं, उनमें आप फेंकते हैं। इसी तरह उन्होंने जो रिसाइकल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गत्ता है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, वो उन्होंने एक अलग से बिन आपको प्रोवाइड की है और आप उसमें फेंक सकते हैं। तो लेकिन इस के बावजूद अगर कोई लोग ऐसी जगह पे ये कचरा फेंक रहे हैं तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। ओह, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल और बिल्कुल डिस्गस्टिंग मैं कहूँगा, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। और नाज़रीन यहाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत ज़र्द गुलाब नज़र आए हैं। वाह, देखें जी कितना खूबसूरत है। ज़र्द गुलाब आम तौर पे जिसे कहते हैं मायूसी की अलामत होते हैं, और मुझे ये ज़र्द गुलाब नज़र आए और मुझे जो कचरा देख के वो मायूसी हुई, वो इन ज़र्द गुलाबों को मायूसी की अलामत नहीं है। लेकिन मुझे गुलाब वैसे ही पसंद है, चाहे जो भी मर्ज़ी कलर है इनका, लेकिन ये एक कुदरत की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। और ये कुदरत ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत प्लेनेट बनाया है, उसमें ये घास, ऊंचे ऊंचे दरख्त और
ये जो सारा मौसम है, बदलते मौसम, ये सब इंसान के लिए बनाए गए। और अगर इंसान के लिए इतना कुछ किया गया तो इंसान उस कुदरत को उसके बदले में क्या दे रहा है? इस प्लेनेट को, इस धरती को हम सब मिल के पोल्यूशन उस पर फैला रहे हैं। और ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। हम सब को अहद करना होगा कि हत्तल इम्कान जितनी भी कोशिश हो जाए हम इस कचरे को इस तरीके से ना फेंकें कि वो इस आलूदगी का ज़रिया बने और आलूदगी बजाय कम होने के दिन ब दिन बढ़ती रहे। तो अभी अब मैं पार्क की अब दूसरी साइड से निकल के यहाँ आया। यहाँ पे एक गेट बंद है और लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत अंदर पे ये जगह है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत प्यारा पार्क है। और वहाँ कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं ताकि जब यहाँ कोई छोटी मोटी गेम होती होगी तो लोग बैठ के देखते होंगे। मुझे तो लग रहा है कि ये पता नहीं बंद है या खुला है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि अंदर गया तो हो सकता है जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊं, तो उनकी गेम का मज़ा किरकिरा हो जाएगा और मेरे व्लॉग का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। और ये देखें किसी साहब ने बड़ी मेहनत करके इस छोटे से शापर बैग को, ये जो एक बेल है, एक बाड़ सी बनी हुई है, दीवार सी, ये देखें ज़मीन से लेके ऊपर तक है, उसके एन सेंटर में ला के उन्होंने उसको ऐसे मोड़ के तो उसके अंदर बड़ी मेहनत करके उन्होंने इसके अंदर वो डाल दी है। और ये अगर कभी एक जिसे कहते हैं शोमी किस्मत से को बहुत तेज़ आंधी हुई या किसी ने उसको पकड़ के वहाँ से निकाल दिया तो निकाल दिया, वरना शायद ये सालों तक या सदियों तक इधर ही पड़ा रहेगा। क्योंकि ये प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि ये जल्दी वो मतलब वेस्ट नहीं होती। और ये रास्ते में पूरी जगह जगह ये पड़े हैं, शापर पड़े हैं, खाली कप पड़ा है, खाली बोतल पड़ी है। और जबकि मैंने आपको दिखाया कि जगह जगह पे बिन्स मौजूद हैं, पार्क के अंदर भी बिन्स मौजूद हैं। और यहाँ से भी वो उधर जामिया मस्जिद का नज़ारा है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। इस पर इंशाल्लाह ज़रूर किसी वक्त बात करेंगे। और ये ले जनाब, ये इस तरह शापर, अगर इसी शापर में अपने जब उन्होंने खाना खा लिया लोगों ने तो अपना वही जो बचा हुआ या वेस्ट शुदा जो भी कोई एक सामान था या डब्बे थे, इसी शापर में डाल के अपने घर ले जाते, जाके उनके घर को जो बिन प्रोवाइड की गई है उसमें फेंक देते तो क्या ही अच्छा होता। और नाज़रीन आज रौनक है, ये बच्चों का पार्क है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ से भी वही जिधर देखता हूँ मुझे पार्क के अंदर कचरा कचरा नज़र आ रहा है। हाँ, आप सोचते होंगे कि इसकी सफाई नहीं होती। जी सफाई बिल्कुल होती है, रेगुलरली होती है। कौंसल के जो भी लोग हैं वो आते हैं इसकी सफाई के लिए, इसको साफ़ करते हैं। लेकिन हम इंसान माशाल्लाह इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम आके दोबारा इसको पोल्यूट करते हैं कि इसकी क्यों हुई है सफाई। और मुझे देख के घिन आ रही है कि ये बहुत ही गलत बात है। और ये अब हवा से काफ़ी फैल चुका है। पार्क में जिधर भी देखता हूँ, ये देखे मैं चल रहा हूँ और चलते हुए मुझे बजाय एक सुकून या खुशी के एहसास के मुझे अब कोफ्त होनी शुरू हो गई है। तो नाज़रीन आप प्लीज़, मैं जिस बात करने के लिए आया था वो मैं बात बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। हालांकि मेरा प्रोग्राम था कि वहाँ मैं किसी अच्छी जगह पे बैठ के आपसे एक बात करूँगा, लेकिन चलें वो मुख्तसरन मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेडी डियाना से मुतल्लिक़ वो बात है। एक डॉक्टर हैं पाकिस्तानी हसनात ख़ान, उनका भी लेडी डियाना के साथ कोई तल्लक वो बड़ा मीडिया की ख़बरों में रहा है। और अभी चैनल 5 ने कल रात 9 बजे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने लेडी डियाना और डॉक्टर हसनात के तल्लुकात को काफ़ी हाईलाइट किया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, ना मौका मिला तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख के तो उसकी जो भी ख़ास कोई बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है मंगल और तारीख है 28 जुलाई 2020। आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क भारत की। भारत ज़ाहरन और बातनी तौर पे पाकिस्तान का एक खुला दुश्मन है और मैं समझता हूं कि दुश्मन की उसकी एक ये जो खसूसियत है, इसे खसूसियत ही कहूंगा कि वो दुश्मनी करता है तो बिल्कुल सामने आके हर तरीके से कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन साथ साथ में उसने ऐसा किया कि पाकिस्तान के जो बरादर हमसाया ममालिक थे, अफगानिस्तान, ईरान, उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। अब इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि अफगानिस्तान आपको पता है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ तो ना कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही बहुत वेल्थ है कि जिसकी बुनियाद पे वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि आपको पता है पिछले 40 साल से अफगानिस्तान खुद एक खाना जंगी का शिकार है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आने से दूसरे ममालिक जो हैं, खसूसन मगरबी भी तरक्की याफ्ता ममालिक, वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। और लेकिन हैरानकुन तौर पे भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जाके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लिए और उन प्रोजेक्ट की आड़ में भारत के अंदर तकरीबन 24 कौंसलेट ऑफिस खोले। अब आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, रशिया भारत का साथ बड़ा उसका दोस्ती रही है, भारत ने तो वहां पे शायद 5 से ज्यादा भी कौंसलेट नहीं खोले होंगे। तो क्या ऐसी बात थी या ऐसी क्या सी वहां चीज थी अफगानिस्तान के अंदर के भारत को 24 से ज्यादा कौंसलेट, फाल कौंसलेट जो काम कर रहे थे, वो खोलने पड़े? तो नाजरीन, आप ये सोचें कि अगर 24 कौंसलेट किसी ऑफिस में हो, किसी मुल्क में हो, तो उनके अंदर स्टाफ कितना होगा। और जाहिर है वो सारे का सारा भारतीय स्टाफ होगा। कुछ उन्होंने अफगानिस्तान से भी जो लोअर लेवल का स्टाफ होता है वो भी हायर किया होगा। और जब इतना सारा स्टाफ होगा तो उसमें उन्होंने क्या किया, अगर रॉ के एजेंट वहाँ पे फिट किए, जिन्होंने हमारे ये जो तहरीक तालिबान थी, लश्कर अहरार, लश्कर इस्लाम और ऊपर से आजकल ये BLA, इन सब को भारत ने वहाँ पैसे के ज़रिए या उनकी ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी पुरतशद्दद सरगर्मियों के लिए उकसाया, जिसके झांसे में आके हमारे मासूम जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए। अभी पिछले महीने और इस महीने को मिला के पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे कम अज़ कम 5 के करीब हमले हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। और इससे पहले भी आपको पता ही है गुज़िश्ता चंद सालों में जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हमला था। उसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इस तरह के खुदकश धमाके या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई स्कूल, कोई जिसे कहते हैं हॉस्पिटल तक, मस्जिदें, मज़ार नहीं छोड़े। और इन सब के पीछे भारत का हाथ था, भारत मुलव्वस है। और वही इस तरह जो मासूम जहन के लोग हैं उनको वरगला के, उनके ब्रेन वॉश करके, पैसे का लालच दे के, कोई जन्नत का लालच दे के, कर करा के अफ़गान अवाम और पाकिस्तानी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा शहादतें करवाई और यहाँ पे अरबों का नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट आनी बंद हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और लेकिन भारत इसका फ़ायदा उठा के दुनिया में झूठा एक प्रोपेगेंडा साथ करता रहा कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन वो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि अल्लाह अल हक है। अब देखें कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है, वही जिसका मैंने जिक्र किया कि 6000 से ज़्यादा दहशतगर्द अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन सब को भारत की सपोर्ट हासिल है। नाजरीन, ये बहुत बड़ा बयान है। अब बेहतरीन वक्त है कि हमारी जो हुकूमत है और हमारा फॉरेन ऑफिस है
वो इसको लेके दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है वो उसको ठीक करें, और भारत का जो मकरूह चेहरा, जो कि हमें तो खैर पहले ही पता था कि वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, और जबकि पाकिस्तान ने तो खुद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो जो मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है या दहशतगर्दी को कैसे प्रमोट कर सकता है? ये असल में भारत है जो ये कार्रवाइयाँ करता है और पाकिस्तान के अंदर करवाता था। उसमें उसने ईरान का भी इस्तेमाल किया, जिसमें वो इनका जासूस नेवी का हादर सर्विस कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास है, जो कि एक जीता जागता सबूत है। और ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो ये ग्रोह हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के जो भारत है उसके बहकावे में मत आएं, और पाकिस्तानी अवाम अफगान अवाम की भाई है, ये आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई है, हमसाए आपस में भाई हैं, और हमें बिल्कुल एक यकजहती का मुजाहरा करना है ताकि हम अपने इस ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को जो हर वक्त साजिशें करता है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसकी हर साजिश को नाकाम बनाया जाए। आप देखें कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त ये जो महाजरीन की उस वक्त ये नकलो हरकत हुई वो अफ़गानिस्तान से ही 25 लाख से भी शायद ज़्यादा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई फिगर में गलती हो तो वो, लेकिन ये तय है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी महाजरीन की तादाद थी जो पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुले बाजुओं से, खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया, उनको यहाँ पनाह दी। आज ये हालत है कि वो यहाँ पे उनके बच्चे पैदा होकर बड़े हो गए हैं, वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार संभाले हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जिक्र ज़रूरी करना समझूंगा कि हम खुद भी बचपन से उनको देखते आए, नौजवानी में देखते आए कि अगर उन्होंने बड़ी मेहनत की है अफ़गान भाइयों ने अपने ख़ानदान को पालने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, उन्होंने चने तक बेचे और जूते तक पॉलिश किए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी दाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने आज तक किसी अफ़गान भाई को, बहन को कोई ऐसा, कोई किसी तरह से उनकी, जिसे कहते हैं कोई बेइज्जती या बदअखलाकी से पेश नहीं आए। चाहे वो जितनी भी लो लेवल का कोई काम कर रहा है तो हमने हमेशा उसको खान साहब कह के ही बुलाया है और पुकारा है। तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है, कभी उनको कभी ओए करके या किसी ने कुछ इस तरह बदतमीजी से नहीं बुलाया। और ये जो अफ़गान हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान की, इन्होंने तरक्की में, पाकिस्तान के कारोबार में, पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में खुसूसन इनका बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है, और हम इनके इस किरदार को सराहते हैं और पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत को भी सराहते हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, मेरी तरफ से, अपने जो अफ़गान भाई पाकिस्तान के अंदर हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, भाई हैं, उन सब को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से सलाम पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे दुश्मन भारत की बातों में नहीं आएंगे। और अगर कोई इख्तलाफात हैं, जैसे BLA के हैं या दूसरे जो मजहबी या जंगजू ग्रुप हैं, उनके भी आपस में अगर इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान के साथ हैं या अफ़गान गवर्नमेंट के साथ हैं, तो अभी जो हालिया मुज़ाकरात अमेरिका के साथ चल रहे हैं वो अल्लाह करे वो भी कामयाब हो जाएं, और हमारा ये खिता जिसमें मैंने जिक्र किया कि हम अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इनको यक जान यक कलब होना चाहिए ताकि हम तरक्की की राह पे गामजन हों। और तरक्की की जब राह पे गामजन होंगे तो वो सारे इसके सारे मुल्कों के लिए एक बड़ा अच्छा तरक्की का रास्ता खोलेगा। तो इसी पैगाम के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम अफ़गान अवाम के साथ है, अफ़गान भाइयों के साथ है, वो हमारे साथ हैं, और अगर पीछे कोई गलतफहमियाँ कुछ हुई भी हैं तो उनको भुला के नए सिरे से नए तल्लुकात, नए भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करें। और ये जो ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद, इसमें अगर ऐसी कुछ गलतियाँ थीं, कोई नाजायज़ ख्वाहिशात थीं, उनको भी कुर्बान कर दिया जाए। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने खुले दिल से
इन सब को कबूल किया था, वो भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को अपने साथ समझें, अपने यकजान समझें, और पाकिस्तान की अवाम अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ अमन के लिए हर वक्त खड़ी है, हर वक्त मौजूद है। तो यहाँ पे मैं एक नारा लगाऊंगा कि पाक अफ़गान दोस्ती जिंदाबाद, और सलाम है पाक अफ़गान दोस्ती को। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा, और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। आज बैठे बैठे मुझे एक गाना, जो कि पूरा तो याद नहीं, ना ही उसका कोई शेर पूरा याद है, लेकिन उसका एक फ़िक्रा मेरे जहन में गूंज गया, जो कुछ ऐसे था: मैं इतने ज़ोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। जी, शायद आप में से कुछ लोगों को इस गाने का पस मंज़र या फिल्म का पता हो, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन मुझे ये इसलिए याद आया कि आज इंडियन मीडिया इस तरह खुशी से नाच रहा है कि उन्होंने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ लिए हैं। और मुझे तो ये डर है कि अगर वो आज या कल तक सारा दिन इसी तरह ही नाचते रहे तो अपने घुंघरुओं के साथ साथ कहीं टांगे ही ना तोड़वा बैठें। और अगर उनकी टांगे नाच नाच के ना टूटी तो इसके लिए वो चीन या पाकिस्तान की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अभिनंदन की टूटने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको बचा लिया। इस सारी बात का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आज भारत ने जो फ्रांस से डील की थी राफेल तैयारे खरीदने के लिए, उनमें से उसकी पहली खेप जो कि 5 तैयारों पर मुश्तमिल है, वो एक लंबा उड़ान भर के वाया मुत्तहिदा अरब अमारात आज इंडिया के अम्बाला एयरबेस पे वो लैंड कर गए हैं। और लैंड वो आज किए हैं, लेकिन इसका शोर व वेला खुशी भारत में इस तरीके से मनाई जा रही थी, जो कि अभी तक जारी है, कि जैसे वो राफेल तैयारा नहीं कोई भारत की आवाम को या उनकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा आसमानी तोहफा जो उनको मिल गया है और जो इनके लिए एक निजात दहिंदा साबित होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राफेल तैयारा अच्छा है, ब्लॉक 4 का तैयारा है, और इसके मुकाबले में हमारे पास पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर मौजूद हैं। और ये JF-17 वो तैयारा है लड़ाका जिसने गुज़िश्ता साल जून में फ्रांस ही में, जहाँ का राफेल तैयारा है, वहाँ के एयर शो में अपनी सुपीरियरिटी, बर्तरी पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ साबित की, बल्कि वहाँ से उसी बर्तरी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई मुल्कों ने JF थंडर जो तैयारा है उसके लिए ऑर्डर भी दिए हैं खरीदारी के लिए। उसमें अहम बात एक ये थी कि जब तैयारे उस शो का एक हिस्सा था कि वो उल्टी उड़ान भरते हैं, तो जो राफेल तैयारा था वो 188 किलोमीटर उल्टी उड़ान करके, तो वो अपनी जो सलाहियत थी या जो पायलट साहब थे वो उनके सांस फूल गए, और वो वहीं पे वो उनकी वो प्रवास जो है वो उल्टी प्रवास जो थी वो 188 किलोमीटर पे अपना दम तोड़ गई। जबकि हमारे जो पायलट थे उस JF-17 थंडर में सवार, उन्होंने वही उल्टी उड़ान 229 किलोमीटर करके तो दुनिया में वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आई तो इससे मैं एक मशहूर ज़माना जो हमारे पाकिस्तानी पायलट थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर भी जानता है, उनका नाम है MM आलम। MM आलम वो पायलट है जिन्होंने 1965 ही है, मैं असल में थोड़ा बहक गया इस 1971 और 65 की जंग में। हाँ, बल्कि अब मुझे तारीख भी याद आ गई है। वो 7 सितंबर 1965 को उन्होंने इंडिया के 5 हॉक हंटर तैयारे, एक ही जो झड़प थी, आसमानी झड़प उनकी हुई उनके साथ, 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 हॉक हंटर तैयारे अपने सेबर तैयारे के जरिए मार गिराए,
जो कि इंडिया क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, एक खबर थी, और उसने पाकिस्तान का और हमारे उन अजीम पायलट MM आलम का नाम तारीख में रकम कर दिया। तो यहाँ मैं ये जो नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अच्छा वेपन, अच्छा त्यारा, अच्छी चीज़, उसके लिए आपके पास बेहतरीन अच्छे पायलट और जंगजू भी होने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, एयरफोर्स एक प्रोफेशनल इदारा है। और MM आलम के बाद हमने उसका अमली मुजाहरा अभिनंदन का त्यारा पिछले साल 27 जुलाई को गिरा के उसका सबूत दिया है। तो ये उनको इतनी उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बेहतरीन किस्म के त्यारे GF-17 और उससे हम जो वज़न है बल्कि उनसे बेहतर शायद हों F-16 भी मौजूद हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई खुदा न खास्ता मौका पड़ता है तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के ये जो राफेल त्यारे हैं उनका भरपूर मुकाबला करने की और उनको शिकस्त से दोचार करने की भरपूर सलाहियत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी इस सिलसिले में यही पाकिस्तानी अवाम से एक दरख्वास्त है कि वो ये जो इंडिया का एक जश्न का समा है, ववेला मचाया जा रहा है कि राफेल आगे भाई आए होंगे, आप तो उनसे डरे खुद ही उनकी गन गरज से, लेकिन पाकिस्तानी अवाम डरने वाली नहीं है। मैं कसम खा के आपको अपना वाकया बताता हूं कि 1971 की जंग में मैं सियालकोट में मौजूद था, क्योंकि मेरी जो ननियाल है वो सियालकोट से थे। मैं वहाँ मौजूद था और पाकिस्तान इंडिया की झड़पें हो रही थी। तो एक दिन त्यारों की आवाज़ आई तो मैं और मेरे जो एक मामू थे वो मुझसे उम्र में थोड़े ही बड़े थे, 4-5 साल ही। तो हम वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के छत के ऊपर चढ़ गए और जाके वो देखना शुरू कर दिया कि ये जहाज़ किधर से आ रहे हैं। तो हमने देखा कि वो इंडियन जहाज़ थे, क्योंकि वो इतनी नीची प्रवास थी कि उनके ऊपर इंडियन के वो निशान भी नज़र आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 10 साल के करीब थी। तो वो जनाब उन्होंने, हम चूंकि आबादी में थे और हम वो देख रहे थे ऊपर बच्चे चढ़ के बड़ी खुशी से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने त्यारों से रॉकेट बरसाए, जो कि हमारी ही गली में चंद गज आगे जाके एक घर पे लगे। उसके वो एक बेरी का दरख्त था, उसकी शाखें हमने खुद जाके बाद में देखी वो टूटी हुई, और रॉकेट के वो छोटे छोटे जो होते हैं टुकड़े, और वो भी जाके हमने देखे। तो मैं यहाँ बात को शुरू करते हुए बताऊं कि जैसे वो 4-5 इंडिया के जहाज थे वो ऐसे दंदना रहे थे, और वो साथ में जो फायरिंग थी या रॉकेट जो थे बरसा रहे थे छोटे साइज के। तो कुछ ही देर में पाकिस्तान के 2 जहाज हमने देखे उधर से आते हुए, जो फाइटर जेट थे। तो जैसे ही वो आए हैं तो इंडिया के ये जो 5 के 5 जहाज से ये तितर बितर होके ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो ये हमें राफेल का दिखा के उसका वो जश्न मना के किस कौम को डराना चाहते हैं? हम तो वो कौम है जो जंग देखने के लिए बाहर लड़ाई, बंदूकें चल रही हो, गोलियां चल रही हो तो उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये भाई ये अपना जो आप मुजरा कर रहे हो ना, ये आप अमेरिका को तो दिखाओ या किसी और मुल्क को दिखा के खुश करो। पाकिस्तानी कौम से डरने वाली नहीं है। राफेल का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं, चीन तैयार है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको कोई शक है तो अभिनंदन को ये नया राफेल दे के भेजें, तो फिर देखें जिस तरह मोदी उस वक्त बड़ी हाँक रहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो आज जो पिछले साल 27 जुलाई थी ये वाकया ना होता, इसके नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। तो मोदी उसको अभिनंदन को या उससे भी बेहतर अगर कोई तुम्हारे पास पायलट है तो उसे भेजो कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने के लिए। तुम शुक्र करो कि वो तो तुम्हारा सस्ता MiG-29 था जो गिर गया, ये करोड़ों अरबों डॉलर जो तुमने खरीदे हैं इनको भी गिरा देना था और फिर तुमने रोना था किसी और तरीके से। तो ये राफेल से पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से इसका इख्तिताम करूंगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। नाजरीन, अभी कुछ देर पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो क्लिप गुजरा और जिसकी वजह से मुझे आपसे एक मुख्तसर सी वीडियो बनानी पड़ गई। आपको पता है कि हमारे ISI के एक मेजर अदनान समी वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनसे हमें काफ़ी मालूमात मिलती रहती है। इसी तरह के हमारे एक कर्नल ISI के वहाँ मौजूद हैं जिनका नाम तारिक फ़तेह है। शायद आप उनको जानते होंगे और अगर कोई नहीं जानते तो कभी उनकी कोई एक आध वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो किसी एक ख़ातून इंडियन एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो ख़ातून एंकर ने बात की इस्लामाबाद में जो एक ज़ेर तमीर मंदिर बनना था उसके हवाले से कि आपके उसमें क्या ख्यालात हैं। तो वो साहब उस मंदिर के ख्यालात बताने की बजाय वो एकदम से उन्होंने इस्लामाबाद नाम से ही जो उनको जो है ना वो कोई खारिश शुरू हो गई और उनको चिढ़ लग गई कि जनाब ये तो एक मुल्क ही जो बिल्कुल एक गलत तरीके से बना है और ये इस्लामाबाद नहीं है, ये तो दहशतगर्दी का जड़ है, इसका तो नाम ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी ज़िंदगी भारत और दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान हिंदू से हिंदुस्तान इस मुल्क का नाम ही एक इंतहा पसंद या एक पर्टिकुलर जो मज़हब है उसके नाम से जुड़ा हुआ है। हमने तो पाकिस्तान का नाम इस्लामिस्तान नहीं रखा, हम तो पाकिस्तान जो उस वक्त नाम रखा गया वो रखा, लेकिन आपका नाम तो हिंदुस्तान है। और ये वो जो साहिब हैं वो वहाँ की अब नेशनलिटी ले के वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं और उन्होंने बहुत सी बातें कही कि ये फ़लाँ लोग इस्लामाबाद बनाने में शामिल थे जो अब के बंगाली हैं, उन्हीं का सारा झूठ का पैसा था जो इस्तेमाल हुआ और इस्लामाबाद में बनाया और उसमें ऐश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और सारे ये वो भाई वो ऐश कर रहे हैं तो कुर्बानियाँ भी वही दे रहे हैं। और अगर तुम बगैर कुछ किए इंडिया में एक कुत्ते की तरह वहाँ बैठ के भौंक के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है या मसला है उस मंदिर पे। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसको शहीद किया गया और उस पे ये जो उन्होंने ऐलान किया कि हम राम की ये जन्मभूमि है, यानी कि राम की यहाँ पैदाइश हुई थी तो हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। उस सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, उनके लीडर्स इकट्ठे हो गए, सियासतदान इकट्ठे हो गए, अवाम इकट्ठी हो गई कि हाँ जी ये तो अब राम मंदिर ही बन के रहेगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि इसको एक कानूनी हैसियत देने के लिए उसको अदालत में ले गए और बिल आखिर एक्सक्यूज मी सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है उससे ये अपने हक में फैसला करवा लिया कि हाँ ये राम की ही जाए पैदाइश है और यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक घिनौना खेल खेल के एक मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ पे राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। और मुझे आप ये बात बताएं कि उसके बाद भी आपने वीडियोस पे बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जो हालिया फसादात हुए कि किस तरह मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनके मीनारों पे चढ़ के उनको तोड़ा जा रहा है, स्पीकर तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे हैं, मुसलमानों को बेदर्दी से मारा और पीटा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि फिर इंतहा पसंद मुल्क या इंतहा पसंद लोग कौन हैं? ये क्यों भारत सारी जिंदगी से और कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को शऊर आ गया है। इंटरनेट ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है और जो इस तरह के लंडे के दानिश्वर जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं बगैर वजह के, और क्योंकि उनको वहाँ से अच्छी ऑफर्स हैं, पैसा मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए, बात करने के लिए, तो वो वहाँ बैठ के ये बातें इस तरह की करते हैं कि वहाँ जी लोग आगे जिन्होंने कहा कि हम इसको बनने नहीं देंगे, वहाँ नमाज पढ़ दी, ड्रामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। देखें हमारी जो है ये रेसिप्रोकल होता है कि एक दूसरे से खैर सगाली के तौर पे इस तरह के काम होते हैं। अगर आपने बाबरी मस्जिद के साथ ये काम ना करें, मैं एक मिसाल आपको अपने से ही चले छोटी सी दे देता हूँ
कि ये जो तारिक फतेह साहब बड़ा बढ़ चढ़ के इस्लामाबाद और मंदिर के हक, इस्लामाबाद के खिलाफ और मंदिर के हक में बोल रहे थे, मैं उनसे यही कहता हूं कि कभी आप बाबरी मस्जिद के भी वहां हक में बोले कि ये इस मस्जिद को मुनहदम नहीं करना चाहिए था और मस्जिद को मस्जिद रहने दे। किस तरह के आप मुसलमान हैं? चले एक छोटा सा, मैं आप कहते हैं ना कि वो मंदिर के नहीं बनने दे रहे और बड़ी वहां पे इसके खिलाफ शिद्दत, अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान की अवाम ऐसी नहीं है। आप निकलें, आगे लगें, इंडिया की गवर्नमेंट को कहें, वहां जुलूस निकालें कि बाबरी मस्जिद की पुरानी हैसियत बहाल की जाए, इसको मस्जिद के तौर पे ही बनाया जाए। हमें वहां जो राम मंदिर बनना वो मंजूर नहीं है। तो तारिक फतेह और दो दूसरे भी सुनने वाले जो यहाँ देखते हैं, अगर आप ऐसा काम कर दें, वहां पे आप निकल पड़ें कि बाबरी मस्जिद ही बनेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, तो मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का जो जुलूस निकलेगा ना उसके हक में, उसमें मैं सबसे आगे होऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप तो मुसलमानों का वहां जीना हराम कर दें, उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको तोड़ फोड़ शुरू कर दें और वहां पे मंदिर बनाने शुरू कर दें और उसके नतीजे में हम आपको इधर मंदिर बनाने दें। ऐसा तो नहीं चलता कहीं भी। हाँ, आपके पास वहां पहले से बड़े मंदिर मौजूद हैं, वो बहफाजत हैं, वहां लोग जाते हैं, इबादत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप भी करें। तो ये एक बात थी डबल स्टैंडर्ड जो मैं आपको बताना चाहता था। ये जो लड़े के दानिश्वर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनका, कि उनको तस्वीर का सिर्फ वही रुख नजर आता है जो भारत के अंदर मौजूद है या भारत जो उनको दिखाता है, और पहले वजन को, बातों को तोलना चाहिए, फिर मीडिया पे आके कुछ इस किस्म की आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम या दुनिया या मीडिया अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में, आपके झांसे में आ जाएगा। तो अपना ये मंजन जाके इंडिया के अंदर ही बेचें, आपका ये पाकिस्तान में नहीं बिकने वाला। तो दोस्तों, ये आज की बात थी, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।